कम 200 एमकोल के प्रोजेक्ट करने हैं, हमने कम से कम 25 एमसीएनजी के प्रोजेक्ट करने हैं। सबके मन में अभी एक चिंता है, सबके मन में एक ख्याल है कि कैसे, किस तरह से, कहां है फंडिंग, क्या एमसीए सच में फंडिंग लाएगा, कब लाएगा, कैसे होगा। तो दोस्तों उसके बारे में बिल्कुल भी आप चिंता मत करें, इसकी पूरी व्यवस्था हो चुकी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन के साथ। दोस्तों जब लक्ष्य बहुत महान होता है तो कोई भी कठिनाइयां, चैलेंज, संकट कुछ भी नहीं लगता। एक बहुत बड़ी स्फूर्ति, एक बहुत बड़ी ऊर्जा ऐसे आती है और हम सब कुछ कर सकते हैं उस महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। और ऐसे ही कुछ हुआ हमारे स्वतंत्रता के मूवमेंट में। जब हमारे आजादी की लड़ाई थी तब कई लाख लोगों ने अपना पूरा समर्पण उसमें दे दिया। कई हजारों लोगों को यह पता था कि अगर हम वंदे मातरम कहेंगे तो इमीडिएटली सामने ये पुलिस से अंग्रेज हमें मारेंगे, गोली मार सकते, लेकिन फिर भी उन्होंने वो किया क्योंकि वो लक्ष्य इतना इंपॉर्टेंट था, लक्ष्य इतना महान था। और दोस्तों ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी ऐसे लक्ष्य के लिए हमने भी अपनी शुरुआत की है। वैसे तो हम इस लक्ष्य के लिए पिछले 22 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो एमसीएल की स्थापना है हमने इसी बहुत महान ऐसे लक्ष्य के लिए की है। और वो लक्ष्य है हमारी इस धरती को, हमारी इस कुदरत को, हमारी इस धरती माँ को इस संकट से बचाना। आज एक बहुत बड़े संकट में पूरी दुनिया है, हम ऑलमोस्ट विनाश के कगार पे खड़े हैं। पूरी दुनिया सोच रहे कि अभी कैसे इस संकट से बचे। हर दुनिया में हर देश यूनाइटेड पर काम कर रहे हैं, किस तरह से करें। यूनाइटेड नेशन के जो क्लाइमेट के प्रमुख है उन्होंने तो कहा कि सिर्फ दो साल बचे हैं। अगर 2 साल में हमने कुछ नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी, इरिवर्सिबल चेंजेस हो जाएंगे। इस परिस्थिति में आज हम हैं, लेकिन इस काम के लिए, इस लक्ष्य के लिए हम पिछले 22 साल से काम कर रहे हैं और हम बहुत जल्दी इस अपने लक्ष्य को साकार करेंगे। दोस्तों अभी जो हमारा फोकस है कि हमें किस तरह से हमारी इस धरती को बचा सकते हैं, किस तरह से इस संकट को टाल सकते हैं और उससे उबर सकते हैं, इसका सोल्यूशन तैयार करना और वो दुनिया के सामने रखना। दोस्तों ये जो सोल्यूशन है, ये जो सोच है, वो बाकी किसी दूसरे कंपनी जैसे नहीं है कि हमें इतना प्रोडक्ट तैयार करना है, इतना बेचना है, वैसे नहीं। हमारा फोकस है कि हम दुनिया को इस संकट से निकालने के लिए ये जो सोल्यूशन है वो दुनिया के सामने रखे, ताकि दुनिया में हर कोई देश है वो इसके ऊपर काम करे, वो इस राह पर चले और धीरे धीरे करके हम इस संकट से बाहर निकले। तो हमारा फोकस है कि हम दुनिया के सामने वो सोल्यूशन उससे रखें। और क्या है वो सोल्यूशन? वो सोल्यूशन है हमारे ये प्रोजेक्ट्स, वो सोल्यूशन है हमारे एमसीएनजी प्रोजेक्ट, एमकोल प्रोजेक्ट्स। दोस्तों अभी पूरी दुनिया में ये जो संकट छाया हुआ है उसका प्रमुख कारण है ऊर्जा, प्रमुख कारण है एनर्जी। हम जिससे एनर्जी लेते हैं, ये फोसिल फ्यूल। इसलिए पूरी दुनिया ट्राई कर रही है, काम कर रही है कि किस तरह से इस फोसिल फ्यूल को छोड़ के हम रिन्यूएबल क्लीन फ्यूल के ऊपर काम करें। इसलिए सोलर और विंड और बाकी हाइड्रोजन के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों हमारे ये जो सोल्यूशन है ये हर तरह की ऊर्जा की जरूरत को पूरा करने वाले सोल्यूशंस। ये वो सोल्यूशन है जो आगे के हजारों सालों तक हम कर सकते हैं। और ये सोल्यूशन सिर्फ कार्बन न्यूट्रल नहीं है, तो कार्बन निगेटिव सोल्यूशन है। यानी ये सोल्यूशन, ये फ्यूल, ये प्रोडक्ट इस तरह से प्रोडक्ट है कि ये ऊर्जा की हमारी जरूरत तो पूरा करेंगे, इस प्रकृति का ख्याल रखेंगे, लेकिन हमारे जो नेपियर ग्रास है वो इस एटमॉस्फेयर में, इस वातावरण में जो भी कार्बन छाया हुआ है उसको भी कम करेंगे, उसको भी साफ करेंगे। हमारे जो एमसीएनजी है, ये मीथेन है, ये हर तरह के ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल में चलेगा। 2 व्हीलर से लेके बस, ट्रक तक हर कोई पेट्रोल की, डीजल की गाड़ी, उसे हम इस सीएनजी के ऊपर चलने वाली गाड़ी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हर गाड़ी इसके ऊपर चल सकती है। हवाई जहाज से लेके पानी का जहाज, हर ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल इसके ऊपर चल सकता है। जेट जो जिसे बहुत ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू वाला फ्यूल लगता है, वो भी इसके ऊपर चलता है जब हम इसको एलएनजी में कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन में हर कोई जरूरत इसमें हो सकती है। और स्पेशल बात यह है कि उसके लिए हमें एग्जिस्टिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बदलने की जरूरत नहीं है। ईवी में जब आपको जाओगे तो आपकी एग्जिस्टिंग गाड़ी आप इलेक्ट्रिक व्हीकल में नहीं कन्वर्ट कर सकते, हम कर सकते हैं। हमारी हर कोई गाड़ी जो आज फोसिल फ्यूल पे चल रही है उसको हम एमसीएनजी के ऊपर कन्वर्ट कर सकते हैं। और वैसे ही हमारे एमकोल, अभी एमकोल और वैसे एमकोल नहीं, यहाँ आने वाले दिनों में सभी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो एम पिलेट्स तैयार करेंगे। अब ये एम पिलेट है, आपकी हर तरह की इंडस्ट्रियल की जरूरत, हर तरह की कमर्शियल की जरूरत उसको पूरा करेंगे। आपको जो भी बिजली तैयार करनी है, अभी पावर प्लांट एक बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत है।
उसको हर जगह ये पूरा कर सकता है। लेकिन उससे भी आगे जाके हमने डिस्कवर किया है क्लीन कुकिंग सिस्टम, एमसीएल कुकिंग सिस्टम। दोस्तों 40% घरों में क्लीन कुकिंग फ्यूल ही नहीं है, और वहां हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा सोल्यूशन दिया है। लेकिन इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में ये एलपीजी और ये नेचुरल गैस ये भी रिप्लेस करे। लेकिन इसी के साथ साथ हमने क्या किया, हमने हमने हम दुनिया के सामने रखने वाले हैं ये हमारे सॉइल कंडीशनर। दोस्तों ये सॉइल कंडीशनर की बहुत जरूरत है, बिकॉज और एक संकट में दुनिया है, और वो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। जिस तरह से अभी जमीन की, मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो कम होती जा रही है, वो बहुत बड़ा चिंता का विषय है। जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, तो कैसे आने वाले दिनों में इनके लिए हम अनाज तैयार करें, ये बहुत बड़ा संकट है। और इसके लिए सोल्यूशन है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। और ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर नहीं, जब नेपियर ग्रास से हम लोग इसे बनाएंगे तो ये सॉइल कंडीशनर है, दवाई जैसे काम करेगा, और आगे के हजारों साल ये हमारी मिट्टी उतना अनाज जितना हमें चाहिए वो तैयार करे। इसी के साथ साथ हम एमएसपी यानी सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स भी तैयार कर रहे हैं। सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स अभी जितने भी एमपीओ है उसमें ये सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स हम इंट्रोड्यूस करेंगे, और फिर दुनिया को बता देंगे कि ये पेट्रोकेमिकल से जो चीजें आप बना रहे हैं उसकी कोई जरूरत नहीं। ये सस्टेनेबल प्रोडक्ट है जो हमारी जरूरतों को भी पूरा करेंगे, प्रकृति का भी ख्याल रखेंगे, और सर्कुलर इकोनॉमी जिसकी बात हमने पिछले बार की थी उसको तैयार करें। और ये जो सोल्यूशन हमें रखना है, ये सोल्यूशन एक एमसीएनजी प्रोजेक्ट, एक एमकोल प्रोजेक्ट या ऐसा कई एमएसपी के ऐसा ऐसा नहीं करना है। तो हमें कम से कम 200 एमकोल के प्रोजेक्ट करने हैं, हमें कम से कम 25 एमसीएनजी के प्रोजेक्ट करने हैं, और फिर ये सोल्यूशन दुनिया के सामने रखें। अभी सबके मन में अभी एक चिंता है, सबके मन में एक ख्याल है कि कैसे, किस तरह से, कहां है फंडिंग, क्या एमसी सच में फंडिंग लाएगा, कब लाएगा, कैसे होगा। तो दोस्तों उसके बारे में बिल्कुल भी आप चिंता मत करें, इसकी पूरी व्यवस्था हो चुकी है। हर बार जब भी पिछले कई दिनों से हमने कभी भी इसके ऊपर काम नहीं किया कि कौन सी लायबिलिटी है, कैसे उसको बंद कर, हम हमेशा काम कर रहे थे इस फंडिंग के ऊपर। हम हमेशा काम कर रहे थे कि इस फंडिंग से हमें 200 एमकल के प्रोजेक्ट, 25 एमसीएनजी प्रोजेक्ट अभी इमीडिएटली करने हैं, इतनी जरूरत, इतनी आवश्यकता है। और इसलिए फंडिंग पूरी तरह से हो चुकी है, और उसके लिए जो फॉर्मेलिटीज वो भी इसी महीने में ही पूरी हो जाएगी। तो जो भी कमिटमेंट हमने किया है उस कमिटमेंट के जरिए हम ये फंडिंग आपको और ये लक्ष्य आपके सामने रखें। ये फंडिंग दोस्तों, इसकी आगे इस महीने के बाद ये फंडिंग शुरू होने के बाद ये फिर कॉर्पोरेट जैसे ही काम होगा। आगे के अलग नेक्स्ट पर्व में या नेक्स्ट फेज में जब हम जाएंगे तब हमारी कंपनी एक कॉर्पोरेट जैसे ही काम करेगी। फंडिंग को अभी समय लगा क्योंकि इनिशियली बहुत सारी चीजें होती है जो करनी पड़ती है, लेकिन इसके आगे नहीं लगे। इसके आगे जो स्पेशलिस्ट है, जो फंडिंग हाउसेस है, वही वो अपना ख्याल रखेंगे फंडिंग का, और जब भी हमें चाहिए वो हमें देते रहेंगे, तो उसकी कभी भी चिंता आने वाले भविष्य में नहीं होगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस आगे के फेज में ये सभी जो प्रोजेक्ट लगेंगे ये भी लगेंगे कॉर्पोरेट जैसे। ये भी प्रोजेक्ट लगाना, इसको चलाना सभी करेंगे एक्सपर्ट्स, इंजीनियर्स, वही इसको चलाएंगे। अभी जो हमारा तरीका था कि प्रमोटर आप करो, आप सीखो, समझो, इनोवेशन करो, ये काम अभी नहीं होगा, बिकॉज वो टाइम बाउंड मैनर में और हर पेनी का सही इस्तेमाल करने के लक्ष्य के ऊपर ये सभी लोग काम करेंगे, टीम काम करेंगे, और फिर उससे हम समझ सीखेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हम ये जो अभी काम करेंगे, हम जिस फेज में एंटर करने वाले हैं, ये फेज बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फास्ट डेवलपमेंट का फेज हो रहा है। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, इस प्रोडक्ट को किसी दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट के साथ हम कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। ये दवाई बनाने का काम, हम जो भी प्रोजेक्ट करेंगे, हम जो भी प्रोडक्ट तैयार करेंगे, ये आज के तारीख में इस दुनिया को संकट से निकालने की दवाई बनाने का काम है। तो ये बहुत फास्ट अभी आने वाले दिनों में होगा। ये है जिस तरह से हम कोरोना के संकट में था, कई सारे इंस्टीट्यूशन काम कर रहे थे कि किस तरह से इसके ऊपर वैक्सीन तैयार करें, लस तैयार करें और इस संकट से दुनिया को निकाले। बस वैसे ही काम होगा हमारे एमकोर और एमसीएनजी के प्रोजेक्ट्स का। आने वाले दिनों में इस विचार से ये प्रोजेक्ट लगेंगे। आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो सब बहुत ही सेकेंडरी हो जाएगी। इतने जरूरी है हमारे प्रोजेक्ट, हमारा ये सोल्यूशन। और दोस्तों, हम एकमेव ऐसी ऑर्गेनाइजेशन अभी पूरी दुनिया में जो कैपेबल है ये सोल्यूशन दुनिया के सामने रखने के लिए। क्योंकि बायोफ्यूल कोई बड़ी बात नहीं है, बायोफ्यूल कोई रॉकेट साइंस नहीं कि जो पहली बार हमने किया। लोग सदियों से इसे जानते हैं,
देखिए कई सारे इसके चैलेंजेस थे, प्रॉब्लम थे जो हमने सॉल्व किए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम था रॉ मटेरियल का। रॉ मटेरियल का प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया नेपियर ग्रास के साथ। इनफैक्ट कई सारे ऐसे प्रदेश भी हो सकते हैं कि जहां नेपियर ग्रास की खेती नहीं होगी, तो वहां अलगे से हम कैसे बायोमास तैयार करेंगे, वाटर हाइसिन से कैसे बायोमास तैयार करेंगे, वो पूरी टेक्नोलॉजी हमने विकसित की है। लोग नेपियर घास से एमसीएनजी बनाना जानते हैं, लेकिन वेट बायोमास से ड्राई एमकोल कैसे बनाना, ये कभी किसी ने काम नहीं किया जो हमने किया। तो नेपियर घास से ये एमपिलेट तैयार करना, ये जो टेक्नोलॉजी और इसकी पूरी मशीनरी आने वाले दिनों में नेक्स्ट वर्जन के प्रोजेक्ट हमारे लगने वाले। सिर्फ इतना ही नहीं, ये कैसे करे, ये बिजनेस मॉडल किस तरीके से गांव में जाके लोगों को अपने साथ जोड़ के इसको करना है, ये भी बहुत जरूरी था। ये बिजनेस मॉडल, ये मॉड्यूलर प्रोजेक्ट कि एक जगह पे बहुत बड़ी ऐसी रिफाइनरी जैसे प्रोजेक्ट नहीं लगाना है, तो हर गांव में, हर ग्राम पंचायत में ऐसे प्रोजेक्ट लगाएंगे तभी स्केल में जाएंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा हर प्रोजेक्ट एक ट्रिपल बॉटम लाइन प्रोजेक्ट है, ये दिखाना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले फेज में अगर जरूरत पड़ी कि 10,000 एमसीएनजी प्रोजेक्ट लगाने हैं, 10,000 एमकोल प्रोजेक्ट लगाने, तो ये 10,000 प्रोजेक्ट लगाने में सबसे काबिल अगर कोई है आज हमारे देश में, पूरे दुनिया में, तो सिर्फ है वो एमसीएल। दोस्तों अभी ये एमसीएल ये सॉल्यूशन दुनिया को दिखाएगी और किस तरह से आगे जाएगी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस महीने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसी परिषद हुई जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। इसी महीने के जून के 3 जून से लेकर 13 जून तक 11 दिन ये परिषद थी। जर्मनी देश में बोन शहर में ये परिषद थी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी इस दुनिया को इस संकट से निकालने का जो नेतृत्व कर रहा है वो यूनाइटेड नेशन कर रहा है। और यूनाइटेड नेशन क्या है? यूनाइटेड नेशन है संयुक्त राष्ट्र संघ। यूनाइटेड नेशन ऐसा संगठन है कि जिसके सभासद सभी देश है, दुनिया के सभी देश सभासद है। और यूनाइटेड नेशन इस पूरी दुनिया के लिए अभी क्लाइमेट चेंज को लेके क्या करना चाहिए, कौन सी रणनीति होनी चाहिए, कौन सी प्लानिंग, कौन सी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, सब कुछ यूनाइटेड नेशन डिसाइड करते हैं। वो डिसाइड करते हैं अलग अलग एग्रीमेंट्स, चीजें, और उसे फॉलो पूरी दुनिया या पूरे देश करते हैं। तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट परिषद इस महीने हुई। दोस्तों यूनाइटेड नेशन का ये जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस का नाम है UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। दोस्तों यूनाइटेड नेशन ने 1992 में पहली बार इस क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करना शुरू किया। तो 1992 से ये UNFCCC चल रहा है। तो ये बेसिकली कन्वेंशन यानी प्रोसेस है, प्रक्रिया है। तो उसके बाद जो कुछ होता है, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, ये COP, ये सब कुछ जो होता है ये UNFCCC के अंदर होता है। यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज को लेके जो भी काम करते हैं दुनिया में, वो सभी UNFCCC के अंदर ही करती है और होता है। और दोस्तों हर साल इसी के अंदर UNFCCC के अंदर ही हर साल दुनिया के सभी देश, क्योंकि दुनिया के सभी देश अभी यूनाइटेड नेशन के सभासद है, सभी देश के राष्ट्र प्रमुख आते हैं मीटिंग के लिए, कई कॉन्फ्रेंस के लिए, जो कॉन्फ्रेंस 2 हफ्ते चलती है और जिसे हम कहते हैं COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और जहां उस राष्ट्र के राष्ट्र प्रमुख यानी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, यही लोग आते हैं, डेलीगेट नहीं आते, और वो डिस्कस करते सिर्फ एक चीज, और वो है क्लाइमेट चेंज, ये संकट। और दोस्तों 1992 से लगातार ये चलती आ रही है, हर साल ये COP होती है। सिर्फ कुछ बीच में एग्जम्पशन या एक्सेप्शन थे बिकॉज ऑफ कोरोना। दोस्तों अभी यही UNFCCC के 2 बॉडीज है, 2 अलग अलग बॉडीज है। एक बॉडी जो है जिन्हें सब्सिडरी बॉडीज कहते हैं, तो एक उनका समूह जो है, बॉडी जो है, वो बेसिकली बनी है सभी टेक्नोलॉजी, सभी एक्सपर्ट, सभी साइंटिस्ट उनसे। तो पूरी दुनिया के जो जाने माने साइंटिस्ट है सभी इस बॉडी में काम करते हैं, एक बॉडी में काम करते हैं। और ये सिर्फ इसके ऊपर काम करते हैं कि टेक्निकल चीजें, क्यों हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग, किस तरह से हो रहा है, किस लेवल पे जा रहा है, क्या स्टेटस है, और फिर इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सभी जो है, ये सभी एक्सपर्ट्स मिलकर इसके ऊपर काम करते हैं। और दूसरी जो बॉडी है वो बॉडी है इम्प्लीमेंटेशन की, एग्जीक्यूशन की बॉडी। और उनका काम क्या होता है कि ये जो टेक्निकल लोग फिर प्रपोज करते हैं कि अभी यहां तक ये संकट इतना बढ़ चुका है, जो कुछ जिस दिशा में हम लोग जा रहे हैं, और इसे फिर ये करना है, इस तरीके से फिर इसको हम मिटिगेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो इसको एग्जीक्यूट करने वाली जो बॉडी है वो है दूसरी बॉडी, इंप्लीमेंटेशन बॉडी, एग्जीक्यूशन की बॉडी। तो ये 2 सब्सिडरी बॉडीज है।
जो UNFFC में कंटिन्यूसली काम करती है। और दोस्तों बेसिकली ये इस महीने का जो सम्मेलन था, जो कॉन्फ्रेंस थी, वो बेसिकली सब्सिडरी बॉडीज की 60वीं ऐसी कॉन्फ्रेंस। लेकिन ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यही वो कॉन्फ्रेंस है जो बेसिकली सब कुछ डिसाइड करती है। COP में सभी राष्ट्र प्रमुख आते हैं, लेकिन वो राष्ट्र के प्रमुख है, वो एग्जीक्यूशन के प्रमुख है, लेकिन जो टेक्निकल एक्सपर्ट है यूनाइटेड नेशन में एक्चुअली क्या काम करना होगा, आगे कैसे जाना होगा, किस तरीके से जाना होगा, ये सब कुछ अगर कोई डिसाइड करता है तो ये वो कमिटी है, ये वो सब्सिडरी बॉडीज है जो एक्चुअली सभी चीजें डिसाइड करती है कि आगे की प्लानिंग स्ट्रेटजी डिसाइड करती है। यहां तक कि जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होगा उस साल में, तो उसमें कौन सा एजेंडा होगा, क्या काम हमें करना है, ये सब कुछ जो डिसाइड करती है ये सब्सिडरी बॉडीज करती है। और ये जो इस महीने की मीटिंग थी, ये 60वीं उनकी ऐसी मीटिंग थी। तो सभी दुनिया का फोकस इसके ऊपर रहता है, क्योंकि यही ये जो बोलते हैं, ये जो टेक्निकल जो फाइनल करते हैं, वही ऑलमोस्ट COP में फाइनल होता है। तो इसलिए पूरी दुनिया की निगाहें इस पे होती है। तो क्या किया उन्होंने फाइनल? तो सबसे पहले उन्होंने जो सबसे ज्यादा चर्चा जिसके ऊपर हुई वो थी क्लाइमेट फाइनेंस। अभी पूरी दुनिया जानती है, सभी एक्सपर्ट, सभी जो इंस्टीट्यूशंस, उन्होंने सामने रखा है कि अगर हमें इस संकट को रोकना है तो सभी देशों को, स्पेशली डेवलपिंग नेशन जो है और बाकी देशों को, इनको ट्रिलियंस ऑफ डॉलर लगने वाले। इनफैक्ट पिछले साल जब G20 की परिषद हमारे देश में थी, तो वहां भी उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला? कंक्लूजन ये निकाला कि भारत को अगर इस क्लाइमेट चेंज से, अगर इस संकट से बाहर निकलना है, तो भारत को $4 ट्रिलियन हर साल लगेंगे और कई साल तक, तब जाके इस संकट से हम लोग निकलेंगे। तो इसे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर लगेंगे, ये तो सभी को पता है। और यही बात डिस्कस हुई कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर लगेंगे, लेकिन फिर आप इतना दे क्यों नहीं रहे, आप इतना पैसा क्यों नहीं लगा रहे? लेकिन ये चर्चा हुई कि जिनके पास पैसे हैं वो चाहते हैं कि ये पैसे सस्टेनेबल फाइनेंस हो। हम जिस तरह से चंदा तैयार कर रहे हैं, तो चंदा एक लेवल पे दे सकते हैं, लेकिन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जब देना है तो वो सस्टेनेबल फाइनेंस हो। जैसे आपने यूरोप में देखा कि यूरोप ने एक यूरोपियन ग्रीन डील ऐसी तैयार की है। अभी यूरोप ने एक ग्रीन डील के तहत इतना बड़ा फंड इसके लिए तैयार किया है, क्लाइमेट के लिए। लेकिन वो चाहते हैं कि, और उन्होंने लिखा भी कि सस्टेनेबल फाइनेंस, यानी इस फाइनेंस से हम नहीं चाहते कि बहुत ज्यादा हमें रिटर्न मिले, लेकिन हम चाहते हैं कि आज अगर हम लोग पैसा दे तो 10 साल के बाद, 20 साल के बाद ये पैसा चलता रहे। तो 4, 5, 6% भी अगर हमें रिटर्न मिलता है हर साल का, तो दैट इज ऑफ सस्टेनेबल फाइनेंस। तो इस ऐसे सिचुएशन में जब MCL के ये सभी जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये एमकोल के प्रोजेक्ट, MCNG प्रोजेक्ट, ये ऐसे प्रोजेक्ट है कि उनको जितना चाहिए उनसे बहुत बेहतर हम उन्हें रिटर्न दे सकते हैं। ये सस्टेनेबल फाइनेंस, ऐसे प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं ये, जो लोग देना चाहते हैं पैसे, और ऐसे बहुत ही अच्छे पोजीशन में आज MCL है। दोस्तों दूसरी बात हुई लॉस एंड डैमेज फंड। अभी ये फंड की शुरुआत हुई पेरिस एग्रीमेंट के साथ। अभी हम सभी जानते हैं कि इस क्लाइमेट चेंज की वजह से कई सारी दुर्घटनाएं हो रही, बाढ़ आ रही है, कई सारे तूफान आ रहे हैं, और तूफान की इंटेंसिटी भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो जो भी नुकसान होता है, इस नुकसान को भरने के लिए एक पूरी दुनिया के लिए एक लॉस एंड डैमेज का फंड हो, जो यूनाइटेड नेशन के हो, और वो फिर इसको सपोर्ट करे। ये बात हुई एडेप्टेशन की। एक ग्लोबल गोल यूनाइटेड नेशन ने सामने रखा है कि ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन। अभी दुनिया में जिस तरीके से अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज में इतना सारा परिवर्तन हो रहा है, तो हमें भी कहीं ना कहीं इस परिवर्तन को एक्सेप्ट करना चाहिए। कहीं ना कहीं इस परिवर्तन को हमें, हमारी जो एडेप्टेशन है उसको सोखने की जो हमारी कैपेसिटी है उसको बढ़ाना है। हमारी जो लवचिकता है, रेजिलियंस जो है, उसको बढ़ाना है, ताकि हम ये जो परिवर्तन हो रहा है उसको हम संभाल सके। तो ये सभी होता है एडेप्टेशन, और जिसे लेकर ग्लोबल गोल ऑफ एडेप्टेशन, यानी कुछ ऐसे देश हैं जो ज्यादा रिस्क में है, ज्यादा वल्नरेबल है, तो कैसे इस वल्नरेबिलिटी को कम करें, ये भी आता है सब एडेप्टेशन के ऊपर। ये भी उस पर चर्चा हुई। बाद में मिटिगेशन, कि दुनिया में ये क्लाइमेट चेंज की वजह से जितना सारा नुकसान हो रहा है, तो कैसे उस नुकसान को कम से कम करें। हमें पता है कि ये गांव, ये शहर, और इसको ये पॉसिबिलिटी है क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो कैसे उसे आज ही उसके ऊपर काम करें। तो मिटिगेशन वर्किंग प्लान, इसके ऊपर भी चर्चा हुई। लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चर्चा हुई वो थी जस्ट ट्रांजिशन। जस्ट ट्रांजिशन का मतलब है कि
ये जो फॉसिल फ्यूल छोड़ के अभी हम रिन्यूएबल के ऊपर जा रहे हैं, कितनी सारी कंपनियां काम कर रही है अभी सोलर के ऊपर, हाइड्रोजन के ऊपर, विंड के ऊपर, ये जब काम कर रही है तो कई सारे लोगों को वो निकाल दे रही। इधर एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है, तो बहुत बड़ा एक स्ट्रॉन्ग एजिटेशन ये है कि जब भी आप एक काम करो क्लाइमेट चेंज को लेके, जब आप एक ट्रांजिशन संक्रमण के ऊपर काम करिए, अब लोगों के बारे में भी सोचिए। और ये समस्या अगर हमें लगता है कि भारत में नहीं, सिर्फ भारत में नहीं, ये अमेरिका में है, ये यूके में है, ये यूरोप में है, क्योंकि बहुत सारे लोग काम से निकल जा रहे हैं कि जब ऐसा संक्रमण हो रहा है। और ऐसे पोजीशन में एमसेक जैसा ऑर्गेनाइजेशन जो कह रहा है कि किस तरह से हम लोग एम्प्लॉयमेंट बना रही है, आप देखिए हर लेवल पे हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तो ये बहुत ही अच्छे लेवल पे है। हम इस जस्ट ट्रांजिशन का सॉल्यूशन देने में ये हमारे प्रोजेक्ट्स, इतना ही नहीं, बहुत ज्यादा फोकस और बहुत ज्यादा चर्चा हुई आर्टिकल 6 के ऊपर। अभी आर्टिकल 6 क्या है? तो पेरिस एग्रीमेंट का जो एग्रीमेंट है उसका है आर्टिकल 6, और ये है इंटरनेशनल कार्बन ट्रेडिंग के बारे में, कार्बन मार्केट के बारे में। अभी एक ये बहुत अच्छा जरिया है कि कैसे हम फंड को चैनलाइज कर सकते हैं, मोबिलाइज कर सकते हैं। जो भी कंपनियां, इंस्टीट्यूशन ये कार्बन उत्सर्जन कम करने का काम कर रहे हैं, उसको कार्बन क्रेडिट के थ्रू वो फंड मिलता है। अभी इसके भी दो अलग अलग प्रकार है, 6.2, 6.4, यानी एक कंट्री टू कंट्री ट्रेडिंग है और दूसरा सेंट्रलाइज इंटरनेशनल ट्रेडिंग है कार्बन क्रेडिट की। तो इसमें भी बहुत ज्यादा चर्चा हुई कि किस तरह से इसको बेहतर किया जा सकता है। और दोस्तों आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ा फोकस होने वाला है कार्बन मार्केट। पूरी दुनिया में कार्बन मार्केट कैसे बेहतर हो, कैसे ज्यादा से ज्यादा फास्ट एफिशिएंटली हम इस कार्बन ट्रेडिंग को बढ़ावा दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट ऐसे प्रोजेक्ट्स में आए जो प्रोजेक्ट्स इस क्लाइमेट को बचाए, इस उत्सर्जन को कम करें। और ऐसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हम लोग हैं। एमसीएल जब एक काम कर रही है, आज हम बहुत बड़े पोजीशन में है कि आने वाले दिनों में कार्बन क्रेडिट, इनफैक्ट इंटरनेशनल कार्बन क्रेडिट का जो मार्केट है उसमें बहुत बड़ा रोल हम लोग प्ले करने वाले हैं। दोस्तों पिछले साल से एक नई संकल्पना की भी शुरुआत हुई। संकल्पना ने रेजोल्यूशन है जिसका नाम है ग्लोबल स्टॉक टेक। अभी ये रेजोल्यूशन क्या है? तो ये रेजोल्यूशन ये है कि हमें 2030 तक, अभी यूनाइटेड नेशन ने पिछले COP 28 में इसको पारित किया था। तो ये रेजोल्यूशन ये है कि हमें 2030 तक जितना भी इन्वेस्टमेंट अभी रिन्यूएबल्स एनर्जी में हो रहा है उसका कम से कम 3 गुना करना है, और वो भी कब कहाँ तक? 2030 तक। दोस्तों यूनाइटेड नेशन और पूरी दुनिया जानती है कि आने वाले कुछ साल ही, ये 2-4 साल ही सबसे इंपॉर्टेंट है। ये मेक और ब्रेक के साल है। अगर हमने इस 2-3-4 साल में अगर कुछ नहीं किया तो पूरी दुनिया इरिवर्सिबल मोड पे जा सकती है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन चुकी है। आज अभी हम देखेंगे तो फॉसिल के ऊपर अगर 1 ट्रिलियन है तो ऑलमोस्ट 1.75 ट्रिलियन रिन्यूएबल के ऊपर इन्वेस्टमेंट है। अभी 1.75 ट्रिलियन का मतलब है 142 लाख करोड़। अभी उसको 3 गुना करना है, यानी 5.25 ट्रिलियन, यानी ऑलमोस्ट 440 लाख करोड़ से भी ज्यादा। और ये इंपॉर्टेंट फोकस है ये आने वाले दिनों में जो डिस्कस हुआ। और ये इसके साथ साथ 2030 तक हम जो एनर्जी एफिशिएंसी है उसको डबल करना, ये भी यहाँ डिस्कस हुआ। और ऑफ कोर्स डिस्कस हुआ कि अभी इस COP में क्या एजेंडा होगा। ये जो COP है आने वाले दिनों में ये नवंबर में है 11 से लेकर 22 तक, और ये अजरबैजान करके एक देश है, उस देश के बाकू करके एक सिटी है, शहर है, उसमें ये COP होने वाली है। अभी यहाँ क्या एजेंडा होगा, ये सब कुछ चीजें जो मैंने आपको बताई, यही एजेंडा वहां होने वाला है, यही सब फाइनल हुआ। और ये जो देश है इसकी बेसिकली पूरी अर्थव्यवस्था है ऑयल एंड गैस के ऊपर। पिछले बार हमने देखा कि UAE में थी COP 28, तो वो भी अर्थव्यवस्था ऑयल एंड गैस में है। और ये भी अगर अजरबैजान जो देश है उसकी पूरी अर्थव्यवस्था वो नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के ऊपर है, जो बहुत बड़े उत्पादक इसके हैं। तो दोस्तों ये सब चीजें थी, तो हम क्या करेंगे? देखो मैं आपको बोलता हूँ कि एक तो इस फंडिंग के साथ हमें अपने ये 200 एमकोल 25 MCNG के प्रोजेक्ट पूरे करने, और फिर हमें भी एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन करना है हमारे भारत में। ऐसा कॉन्फ्रेंस जो इंटरनेशनल होगा और जहां पूरे दुनिया के सभी जो स्टेक होल्डर हैं, यूनाइटेड नेशन से लेकर सभी जो इंस्टीट्यूशन है, उनको हम बुलाएंगे और उनके सामने फिर ये सॉल्यूशन रखेंगे। और हमें ये नहीं लगता कि सभी जाके प्रोजेक्ट हम ही करें। हम चाहते हैं कि लोग समझे कि सही रास्ता क्या है सस्टेनेबिलिटी का, सही कार्बन न्यूट्रल, कार्बन निगेटिव फ्यूल कैसे होता है जो हजारों सालों तक चलेगा।
किस तरह से एग्रीकल्चर भी हम सस्टेनेबल करेंगे, ये हम दुनिया को देखेंगे, दुनिया को दिखाएंगे हमारे सभी एमसीएस सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स, जो किस तरह से इस सभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट को 100% रिप्लेस कर सकते हैं और एक सर्कुलर इकोनॉमी का निर्माण कर सकते हैं। और दोस्तों, ये कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं है कि हमें फंडिंग वगैरह चाहिए, फंडिंग अभी चलती रहेगी, फंडिंग विल बी पार्ट एंड पार्सल, एक वो प्रोसेस चलता रहेगा, लेकिन ये जरूरी है दुनिया को सही दिशा में लेके जाने के लिए। लेकिन ऑफ कोर्स इस प्रोसेस में कई सारे ऐसे देश होंगे कि जिनके साथ मिलकर हमें काम करना होगा, जिनके यहाँ एडवाइजर करके आप सभी लोगों को भी उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना होगा। इनफैक्ट हम हमारे देश को लग के जो हमारे देश है, कुछ देश है साउथ एशिया में, जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, इस सारे देशों में तो हमें मिलकर जॉइंट वेंचर में शायद प्रोजेक्ट करने पड़ सकते हैं, बाकी के देशों में जाके जॉइंट वेंचर में प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब कुछ इसमें होगा, फंडिंग वगैरह तो होगी, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में हमारी इकोनॉमी एक बहुत बड़े लेवल पे जाए। और जो मैं हमेशा कहता हूं कि हमारी इकोनॉमी दुनिया की सबसे बड़ी नंबर 1 इकोनॉमी बन सकती है, वो इसमें होगा। और हमारा देश फिर से दुनिया का नेतृत्व करेगा, दुनिया को फिर से सही राह दिखाएगा कि सही दिशा सस्टेनेबिलिटी क्या है। तो हमें वो करना है और फिर से हमारे देश को उस लेवल तक लेके जाना है जिस लेवल की काबिलियत हम अपने देश की रखते हैं। हमारे देश को हमें फिर से दुनिया का सबसे महान देश बनाना है। जय हिंद, जय एमसीआर।